हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 16वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे। इसके पिछले तीसरे वीडियो में मैंने आपको ठोस अपशिष्ट का निपटारण कैसे करते हैं इसके बारे में बताया है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। देखिए, ग्रीन हाउस जिसको हरित गृह कहते हैं, ठंडे देशों में क्या करते हैं, जहाँ पर फल सब्जियाँ उगाना थोड़ी मुश्किल होती है बहुत ठंडे होने के कारण से, वहाँ पर कांच के बड़े बड़े घर बना दिए जाते हैं। कांच के घर में दिन में सूर्य की प्रकाश तो अंदर आ जाती है और अंदर गर्म कर देती है, लेकिन रात में जो गर्मी है जो अवरक्त किरणों के रूप में निकलती हैं वो कांच की दीवार को पार नहीं कर पाती है और अंदर ही रुक जाती है, जिससे रात भी वहाँ गर्म रह जाती है ग्रीन हाउस के अंदर, जिससे वहाँ पर फल सब्जियाँ जो उगाई जाती हैं उनका उगना वहाँ आसान हो जाता है। बस यही प्रभाव हमारे वातावरण के द्वारा हमारी पृथ्वी में लागू की जाती है और यहाँ पर प्रभाव डाली जाती है। जैसे CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये दिन में प्रकाश को तो पृथ्वी तक पहुँचने दे देती हैं, लेकिन रात में जो अवरक्त किरणें पृथ्वी से बाहर जाने की कोशिश करती हैं उनको काफ़ी हद तक ये वातावरण में रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी यहाँ पर गर्म रह जाती है। आपको बता दें कि अगर ये प्रभाव यहाँ पर लागू नहीं होती तो रात में हमारी पृथ्वी बहुत अत्यधिक ठंडी हो जाती, -30, 40, 50 डिग्री और बल्कि -200 डिग्री तक भी ठंडी हो सकती थी, लेकिन वो इतनी ठंडी नहीं हो पाती है क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से गर्म रहती है। लेकिन पिछले 100-150 सालों में हमने CO2 का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम गाड़ियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कारखाने बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट दिए हैं, तो हवा में इन गैसों का की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक बढ़ गई है और पूरे विश्व का जो तापमान है सामान्य तापक्रम से कई डिग्री ज़्यादा रहने लग गई है। उसका प्रभाव ये रहने लग गया कि जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ़ है वो पिघलने लग गई है और वो बर्फ़ पिघल करके नदी में आ रही है और नदी से समुद्र में आ रही है, तो समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। तो इससे समुद्र किनारे बसने वाले जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हमारे देश में मुंबई है, ऐसे शहरों के डूब जाने का खतरा हो गया है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसके कारण से पूरे विश्व का जो मौसमी बदलाव है वो अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है और ठंड के दिनों में बारिश हो जा रही है, गर्मी के दिनों में ठीक से बारिश नहीं हो पा रही है, बारिश के दिनों में सूखा पड़ जा रहा है। मतलब ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर उल्टी सीधी होने लग गई हैं जो हमारे मौसमी बदलाव होते हैं उनमें। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द की उत्पत्ति एक ऐसी परिघटना से हुई है जो पौध घर ग्रीन हाउस में होती है। क्या आपने कभी पौध घर देखा है? तो अगर आप भारत में रहते हैं तो शायद आप नहीं देखे होंगे, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, वहाँ शायद कुछ जगहों पे होता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी एक गर्म देश है तो यहाँ पर ग्रीन हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह एक छोटा ग्लास का घर जैसा होता है जिसका उपयोग खासकर शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। ग्लास पैनल प्रकाश को तो अंदर आने देता है लेकिन ताप को बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए पौध घर ठीक उसी तरह गर्म हो जाता है जैसे कुछ घंटों के लिए धूप में पार्क कर दी कार का भीतरी भाग गर्म हो जाता है ना। कार जो है बहुत गर्म हो जाती है गर्मी के दिनों में, या ठंड के दिनों में भी अगर हम धूप में पार्क कर दें तो अंदर गर्म हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसें बस वैसे ही प्रभाव डालती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो गैस हैं जिसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और मीथेन है, ये गैसें इनको बाहर जाने नहीं देती हैं। प्रकाश तो अंदर आ गई है लेकिन अवरक्त किरणों को ये काफ़ी हद तक रोक ले रही है, जिससे पृथ्वी गर्म रह जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बजाय ठंडा होकर -18 शून्य से नीचे डिग्री सेंटीग्रेड रहता। सोचिए कि -18-20 डिग्री नीचे तक तापमान चला जाता। ये तो औसत है, क्योंकि हमने औसत 15 डिग्री लिखा है ना, जबकि गर्मी के दिनों में 50 डिग्री तक और ठंडे के दिनों में 1-2 डिग्री तक हो जाता है, तो और इससे ज़्यादा डाउन हो सकता है, 50 डिग्री माइनस तक जा सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सबसे बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा का क्या होता है। पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग बादलों और गैसों से परावर्तित हो जाती है और दूसरा 1/4 भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। लगभग आधा आगत सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, क्योंकि रास्ते में बादल वगैरह पड़ते तो सूर्य की प्रकाश वहीं से वापस लौट जाती है।
और कुछ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तो आधा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचती है और गर्म करती है। इसका इंफ्रारेड रेडिएशन कुछ भाग परावर्तित होकर लौट जाता है। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। भाई जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उससे जो विकिरण निकलती है वो अवरक्त किरणें होती हैं। जैसे आप तवा गर्म करते हैं तो ऐसे थोड़ा पास में हाथ ले जाके देखें, या आयरन गर्म करते हैं तो पास में हाथ ले जाके देखें, महसूस करें तो आपको थोड़ी गर्मी महसूस होगी, वही अवरक्त किरणें हैं। लेकिन इसका केवल बहुत छोटा भाग ही अंतरिक्ष में जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के द्वारा अवशोषित हो जाती है। यहाँ पर देखिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली जो गैसें हैं उनके प्रतिशत मात्रा लिखा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 7%, मीथेन 20%, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं वो 14%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ये इतना प्रभाव डालते हैं यहाँ पर। इन गैसों के अणु ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करते हैं और इनका अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और इसे फिर से गर्म करता है, तो लौट आता है। जो पृथ्वी से निकली हुई अवरक्त किरणें हैं और लौट आती हैं। यह चक्र अनेकों बार होता रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है। ऊपर वर्णित गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं, क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ते रहते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण से विश्वव्यापी उष्णता होती है। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकांश वृद्धि पिछले 3 दशकों में ही हुई है, पिछले 30-40 सालों में ही ज़्यादा बढ़ी है। एक सुझाव के अनुसार सन 2100 तक विश्व का तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। तो अगर 5 डिग्री बढ़ गया, आप सोचिए, आपको ये 4-5 डिग्री या 1-2 डिग्री आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन आप तुलना करें कि अगर 0 डिग्री है तो वहाँ पर बर्फ़ रहेगा, लेकिन अगर यही 1 डिग्री हो गया तो पानी बन जाएगा। तो सोचिए कितना प्रभाव पड़ सकता है 1 डिग्री का। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में इस वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसा कि E1 तीनों प्रभाव होते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप ध्रुवीय टिम टोपियों और अन्य जगहों जैसे हिमालय की हिम चोटियों का पिघलना बढ़ जाता है। कई वर्षों बाद इससे समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा, जो कई समुद्र तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा। वैश्विक उष्णता से होने वाले परिवर्तनों का कुल परिदृश्य अभी भी सक्रिय अनुसंधान का विषय है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि समुद्र का स्तर बढ़ेगा और बड़े बड़े नगर डूब जाएंगे। ठीक है, हम लोग विश्वव्यापी उष्णता को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? इसका उपाय है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, वनोन्मूलन को कम करना तथा वृक्षारोपण और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है ना कि हम पेड़ों को काट रहे हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगेंगे तो खुद ब खुद ये समस्या कम हो जाएगी, लेकिन हम पेड़ लगाने की बजाय पेड़ काटते जा रहे हैं। सरकारें जो हैं पेड़ों को कटवाती हैं, उनसे रेवेन्यू निकालती हैं, पैसे निकालती हैं और उससे देश चलाती हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि हम पेड़ों को अपने स्वार्थ के लिए कटवा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ बतानी थी, आज ये बायोलॉजी ख़त्म हो रहा है और कल यानी 3 सितंबर 2021, आप डेट नोट कर लें, 3 सितंबर, आज 2 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 3 सितंबर को रात 9 बजे, 9:15 बजे, 9 से 9:15 बजे के बीच में मैं आपको नोटिस डाल दूंगा, जहाँ तक है कि 9:15 बजे क्लास चालू हो पाएगी मेरी। केमिस्ट्री की क्लास चालू हो रही है कक्षा 11वीं की, जिसके 9 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में 9 चैप्टर हैं। अब 10वां चैप्टर में कल शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उसकी लाइव क्लासेस और आगे की वीडियोस आपको अब यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, वो मेरे ऐप में मिलेंगे। मेरे ऐप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें नीचे स्टोर करके एक लिखा मिलेगा, उस स्टोर में जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र मिलेगा, उसको आपको देखना है, और फिर बायोलॉजी के भी हिंदी इंग्लिश के 11वीं 12वीं के मिलेंगे। तो एक क्लास को साल भर पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपये देने हैं, वो ऐप चलाने का चार्ज है। आपके तरफ, आपके लिए मेरी क्लासेस फ्री हैं, लेकिन चूंकि ऐप है तो उसमें कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं आएगा और स्मूथ वीडियो चलेंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके लिए साल भर के लिए सिर्फ 100 रुपये ले रहे हैं ऐप वाले, है ना। वो 100 रुपये आप पे कर देना और अब साल भर तक 11वीं के रसायन शास्त्र के सारे लेक्चर्स आप देखते रहिएगा निर्बाध तरीके से। उसके लिए सिर्फ 100 रुपये देने हैं आपको। तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करना, उसमें स्टोर में जाना, स्टोर में जाके आप रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं लिखा हुआ मिलेगा, उसमें क्लिक करना, उसमें बाई नाउ में जाना, 102 रुपये आपको 100-102 रुपये करीब देना पड़ेगा इंटरनेट चार्ज करके।
वो आप पे कर दीजिएगा। फिर आपको रोज़ लाइव क्लास में दे रहा हूँ, और मान लो लाइव क्लास नहीं भी हो पाती है किसी दिन, तो हम उसके लिए वीडियो आपको दे देंगे। तो एनी हाउ आपको कक्षा 11वीं के 9 चैप्टर पहले से उसमें डल चुके हैं, और 10वें चैप्टर का हम लाइव क्लास चालू कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको कक्षा 11वीं के सारे रसायन शास्त्र के वीडियोज़ उसमें साल भर पढ़ने को मिल जाएंगे सिर्फ 100 रुपये देने से। ठीक है, यूट्यूब में आप ये वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। और बायोलॉजी के भी सारे वीडियो मैं यूट्यूब से हटाने वाला हूँ। अगर आपको आगे देखने हैं तो आपको उसी ऐप में जाना पड़ेगा नहीं, वो जाइए, उसमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको, इसलिए मैंने ऐप चालू किया है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं यूट्यूब में, और बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, तो हमने ऐप डेवलप कर लिया है। आप ऐप में से पढ़िए। आपको एक क्लास के एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 100 रुपये देने हैं। उसके बाद आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा, और उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो ये सब फैसिलिटी के लिए आपको थोड़े से चार्ज पे करने हैं, ज़्यादा नहीं। और लोग हज़ारों रुपए लेते हैं जिस चीज़ के लिए, वो मैंने फ्री ही रखा है, क्योंकि 100 रुपये कोई चार्ज नहीं है, तो ऐप चलाने का चार्ज है मात्र, है ना। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन अपक्षय। देखिए, अब इनको मैं ठीक से आपको समझा देता हूँ, एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओजोन हमारे वायुमंडल के समताप मंडल से नीचे, मतलब समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ये एक्चुअली समताप मंडल नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर में तो तापमान बढ़ता जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर के बीच में, यानी 20 किलोमीटर की मोटाई करीब करीब, इस मोटाई में ओजोन गैस पाई जाती है, 20 से 40 किलोमीटर के बीच में। और ये ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको अवशोषित करती हैं, ये सब जानते हैं आप। लेकिन पिछले 100 भी नहीं, मतलब 50-60 सालों में हमने एसी का प्रयोग, फ्रिज का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर दिया है, और उसमें जो गैस डलती है, गैस का उपयोग होती है, जिसको हम फ्रियॉन गैस या CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये गैस उसमें से लीक कर जाती है जब, और उड़ जाती है। आप सुने होंगे कि एसी में गैस खत्म हो गया है, या फ्रिज में गैस उड़ गई है, तो दूसरा गैस भरवाना पड़ेगा, वही गैस है। ये गैस जब उड़ जाती है तो उसी ओजोन लेयर में पहुंच जाती है, और वहाँ पर ओजोन को वो नष्ट करने लगती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से क्लोरीन रिलीज होती है, क्लोरीन मुक्त होती है, और वो क्लोरीन इस गैस को, ओजोन गैस को नष्ट कर देती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ओजोन के जो स्तर है वो पतली होते जा रही है, और हमारे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जो दक्षिणी ध्रुव है जिसको अंटार्कटिका कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव है जिसको आर्कटिक कहते हैं, इन दोनों ध्रुवों के ऊपर ओजोन का स्तर बहुत पतला हो गया है, और उसी को हम कहते हैं ओजोन होल, ओजोन छिद्र। और वहाँ अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और अल्ट्रावायलेट किरणों में चूँकि ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो वहाँ का तापमान बढ़ रहा है, और उसके कारण से भी वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों के जो बर्फ़ हैं वो ज़्यादा पिघल रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये ओजोन होल के कारण से होती है। ओजोन की जो मोटाई है उसको डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये उसके ऊपर ओजोन छिद्र को दिखाया है। ये साउथ पोल है अंटार्कटिका, उसके ऊपर का है ये। तो आजकल तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों के ऊपर ये ओजोन होल मिल गया है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये क्लोरीन परमाणु रिलीज होती है जो ओजोन को नष्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये यूवी लाइट आती है, यूवी लाइट जो है 3 कैटेगरी की होती है, यूवी ए, बी और सी। यूवी ए बहुत कम पावरफुल होती है, वो हमारे शरीर में पड़ेगी तो कोई नुकसान नहीं कर पाती है। यूवी बी ये थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, हमारी कोशिकाओं में पड़ती है तो कोशिकाओं के डीएनए को डैमेज कर देती है। और यूवी सी बहुत पावरफुल होती है, अगर ये पड़ गई तो उस एरिया को जला देगी पूरी तरह से। तो ओजोन जो स्तर है ना, अभी भी जितनी मोटी है वो पूरी तरह से यूवी सी को तो अवशोषित कर ले रही है, जो सबसे खतरनाक है, लेकिन यूवी बी और यूवी ए को अवशोषित नहीं कर पा रही है। ये दोनों पृथ्वी पे आ रही हैं, तो यूवी ए तो नुकसान नहीं करती, लेकिन यूवी बी जो है हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है, और उसके कारण से लोगों को कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर, और साथ में जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, झुर्रियाँ हो रही हैं त्वचा पे, और कैंसर पैदा हो रही है। और दूसरा कि जो हमारी आँखें हैं उनमें जो कॉर्निया है उसको भी डैमेज कर दे रहा है, जिसके कारण से कॉर्निया खराब हो रही है, और वो स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो फिर उसको ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिसको स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्नो
एक्चुअली स्नो ब्लाइंडनेस जो होता है वो बर्फीले क्षेत्रों में होता है। बर्फ को अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज चमकता है, तो उसी कारण से आंखें चौंधिया जाती हैं और कुछ समय के लिए कुछ दिखती नहीं है, उसे अपन स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। लेकिन ये अल्ट्रावायलेट के कारण से जो ब्लाइंडनेस हो जाती है वो परमानेंट होती है, फिर वो आपको वापस दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो 1987 में इसके लिए फिर एक मीटिंग की गई जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहाँ पर मीटिंग बैठाई गई और वहाँ पर कुछ निर्णय लिए गए। उस निर्णय को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये कई बार नीट में पूछा गया है और दूसरे पीएमटीज में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ओजोन लेयर क्षति से संबंधित है, जिसको बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और ये प्रयास किया जा रहा है कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग कम करें और उसका कोई विकल्प ढूंढें कि हमारे जो एसी है, फ्रिज है, उसमें ये गैस इस्तेमाल ना हो बल्कि कोई दूसरी गैस इस्तेमाल हो जो कम मतलब जो क्षति ना कर सके ओजोन को। तो ऐसे फ्रिज और एसी आ गए हैं मार्केट में ज़रूर, लेकिन वो ज़्यादा महंगे हैं और लेस एफिशिएंट है, मतलब वो थोड़ा सा कम काम कर पाते हैं। इसी कारण से अभी पॉपुलर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर सभी देश मिल करके इसे पूरी तरह से बैन लगा दें सीएफसी में, तो वही एसी और फ्रिज बिकने लगेंगे और लोगों के खरीदने से फिर ये समस्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे जंगलों को काटने से। देखिए, हम अपने जंगलों को अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा काट रहे हैं। मतलब एक कहा जाता है ना कि ज़रूरत जब लालच में बदल जाती है तो फिर वो समस्या पैदा करने लगती है। हमारी ज़रूरत ये है कि हम जंगल से अपने लिए आवश्यक चीज़ों को निकालें, जैसे लकड़ी थोड़ी बहुत निकाल लें, है ना, फल सब्जियाँ वगैरह निकाल लें और कुछ दवाइयाँ निकाल लें अपने उपयोग के लिए। लेकिन हम जब लालची हो जाते हैं और इससे हम पैसे कमाने की बात सोचने लगते हैं तो हम उनका ज़्यादा दोहन करने लगते हैं। जैसे अभी सभी देश की सरकारें इस काम को कर रही हैं। उसका परिणाम ये होता है कि जंगल धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और जब जंगल नष्ट होंगे तो फिर ये सारी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होंगी जो आज की डेट में हमको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जंगलों को काट देते हैं, उसमें खेत बना देते हैं, और खेतों को भी छोड़ देंगे तो मरुस्थलीकरण हो जाता है उसका, ये प्रॉब्लम है। फिर उसमें हम शहर भी बसा देते हैं खेतों में, फिर जंगल काट के खेत बना देते हैं। तो इस टाइप की प्रक्रियाएं हम लगातार कर रहे हैं। जल आक्रांति और मृदा लवणता, ये क्या है? देखिए, जहाँ पर पानी ज़्यादा भरने लगता है, मतलब ज़्यादा बाढ़ आने लगती है, ज़्यादा पानी भरने लगता है, बाढ़ के कारण से वहाँ की पानी लवणीय हो जाता है, नमकीन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पानी भरे रहने से ना उसमें ज़्यादा लवण घुल जाते हैं और उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है। उसी को यहाँ पर मृदा लवणता कह रहे हैं। और फिर उस पानी कारण से वहाँ पर मृदा में भी लवणता बढ़ती जाएगी, और ये जो लवणता है ये बढ़ने के कारण से फिर वहाँ पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता है और वो धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाता है। तो ये बड़ी समस्या है आज की डेट में। वनोन्मूलन, आपको पता है कि पिछले 100, 150, 200 सालों में हमने जंगल काट के आधे कर दिए हैं। भारत में ही जब आज़ादी मिली थी भारत को, तो 33% एरिया में जंगल हुआ करते थे, आज वो घट के 19% हो गया है, तो लगभग आधा हो गया है। तो इस तरह से सारे देश के लोगों ने किया है, विशेषकर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश हैं जहाँ पर घने जंगल पाए जाते थे, वहाँ के लोगों ने जंगलों का ज़्यादा उन्मूलन कर दिया है। जो शीतोष्ण प्रदेश हैं, जो ठंडे एरिया हैं, वहाँ पर जंगल पहले से ही कम थे, लेकिन जितने थे उनको वो बचा के रखे हैं, 1-2% ही उनमें से नष्ट हुए हैं। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंगल हैं वो 40% से भी ज़्यादा जंगलों को नष्ट कर चुके हैं। जैसे आप अमेज़न के जंगल के नाम सुने होंगे। अमेज़न के जंगल उधर साउथ अमेरिका साइड में है। एक समय में 14% एरिया में वो फैले हुए थे उधर के, आज वो 6% से भी कम एरिया में बचे हैं, जो पहले पूरे विश्व के ऑक्सीजन की 20% मात्रा को दे रहे थे, और हमारे इसके जो है पृथ्वी के वो लंग्स कहला रहे थे। आज के डेट में उनमें अब जंगल की मात्रा बहुत कम बची है, और बल्कि अब वो कार्बन उत्सर्जन के स्रोत होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएंगे आगे अगर इसी तरह से रहेंगे, क्योंकि पेड़ों की मात्रा कम होने से ये समस्या पैदा होने लगती है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सिफारिश की गई है कि मैदानी इलाकों में 33% जंगल होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होना चाहिए। अगर इससे कम हो गई तो फिर वो बहुत कम है, और भारत में ये प्रतिशत सिर्फ
19% हो गया है। 21% तो 15-20 साल पहले की घटना है, अब तो 19% ही जंगल रह गई है। ठीक है, अब देखिए अगर हम जंगल को काट देते हैं तो न सिर्फ पर्यावरण खराब हो रहा है, बल्कि हमारे लिए जो आवश्यक फल हैं, आवश्यक लकड़ी हैं, दवाइयाँ हैं, वो भी हमको मिलनी बंद हो गई है। भारत में एक प्रथा चलती थी जिसको झूम कृषि कहते थे। झूम कृषि, झूम कृषि में क्या करते थे लोग, जंगल काटते थे, खेत बनाते थे, 1-2 साल खेती करते थे, खेत छोड़ देते थे, फिर जंगल काट के नया खेत बना लेते थे। उसको झूम कृषि कहा जाता था। लेकिन अब हालांकि ये प्रचलन में नहीं है, उधर आपके आसाम में और उधर अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप के जगहों पे ये ज़्यादा हो रहे थे पहले। अब तो खैर अब जंगल ही भी ज़्यादा नहीं रह गए हैं और ये प्रथा लगभग बंद हो गई है। तो कम से कम एक इस गलत प्रथा से भारत को थोड़ी सी राहत मिली है। ठीक है, वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है, जिसके कारण से आज हमारे विश्व का जो तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। और हमारे जो बारिश की जो साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वो भी बिगड़ गई है। जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती, और जब नहीं होनी चाहिए तब होने लगती है। तो इसका परिणाम हो रहा है कि मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी, एक अध्ययन। देखिए 1731 में राजस्थान के राजा ने एक आदेश किया कि मेरे लिए एक लकड़ी का महल बनाई जाए। तो उसके सैनिकों ने जंगल काटना शुरू कर दिया, क्योंकि महल का मतलब तो बहुत बड़ा एरिया होता है ना, उसके लिए लकड़ी मतलब पूरी जंगल खत्म हो जाएगी, समझ लो। तो जंगल जब काटने लगे लोगों ने, तो वहाँ पर एक महिला अमृता बिश्नोई नाम की एक महिला, इन्होंने उसको विरोध किया और वो पेड़ों से लिपट गई। बोली कि अगर पेड़ काटना है तो मुझे भी काटना पड़ेगा। तो उसके सैनिकों ने उनको काट दिया, उनकी 4 लड़कियों को भी काट दिया और 4000 और लोगों को काट दिया। सोचिए कितना ज़्यादा जुल्म हुआ उस समय। और आज के डेट में उन्हीं अमृता देवी के नाम पे अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। और आज भी इस टाइप के आंदोलन चलते हैं। एक आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से उत्तराखंड में चलता है, सुंदरलाल बहुगुणा, अब तो खैर वो नहीं रहे शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, जिसमें पेड़ों से चिपक करके उसको काटने से बचाई जाती थी। ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा इस पे काम किया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, और भारत सरकार ने 1980 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट FM लागू किया, जिसके कि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी तरह से वनों की रक्षा और प्रबंधन का कार्य किया जा सके। तो आजकल जो पब्लिक होती है गाँवों की, उनके कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं, वो जंगलों की रक्षा करने में मदद करते हैं। अगर कोई जंगल काट रहा है, लकड़ी काट रहा है, तो उसकी सूचना जो है वो सरकार को देती है और उन पर भी कार्यवाही होती है। वनों के प्रति उनकी सेवाओं के बदले ये समुदाय विविध प्रकार के वनोत्पाद जैसे फल, गोंद, रबड़, दवाई आदि प्राप्त कर लाभ उठाते हैं, क्योंकि जंगल से चीज़ें आप निकालिए ना, उससे जंगल को नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार वन का संरक्षण निर्वहनीय तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि बायोलॉजी के सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं यूट्यूब में, अभी तक तो है, लेकिन अब आगे वो भी से हट जाएगा। और अब मेरे ऐप में जो नीट मेंटर्स के नाम से ऐप है, उसमें आपको ये सारे लेक्चर्स, वीडियोज़ आपको बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के 10वें चैप्टर से तो कल मैं उसी में लाइव क्लास पढ़ाने वाला हूँ, और जो लाइव अटेंड नहीं भी कर पाएंगे तो उनको बाद में भी वो वीडियो अवेलेबल रहेगा देखने के लिए। तो आप तुरंत वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें रसायन शास्त्र को जा करके परचेस कर लीजिए। 102 रुपये आपको पे करना है, और उसमें साल भर आप उसके वीडियोज़ फ्री माइंड से देख सकते हैं, जितने भी वीडियो, जितने भी लेक्चर हैं, और नोट्स भी आपको मिलेंगे उसमें। और वही बायोलॉजी के भी हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम में, उनके तो अलग अलग सारे चैप्टर्स उपलब्ध हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, है ना, 3 सितंबर को। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।